A very warm welcome dear students, and today we are going to learn something very interesting, that is diode as a rectifier. हम लोग diode का use करने जा रहे हैं as a rectifier. But before that let us try to understand the difference between DC and AC voltage. तो as you can see in the diagram, ये diagram है DC voltage का. When you apply DC voltage across a resistor for example, तो आप देख सकते हो कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा. नॉट ओनली दैट, करंट का मैग्नीट्यूड भी कभी चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स डीसी वोल्टेज इज दैट वोल्टेज विच नॉट ओनली रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो इन डायरेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, अगर इस वोल्टेज को आप किसी बल्ब के थ्रू पास करो या आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई करो, then you will see that the current will always flow in the same direction and it will always have a constant magnitude. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि करंट सिर्फ क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. बट AC थोड़ा अलग होता है. इफ़ यू अप्लाई AC वोल्टेज टू एनी रेजिस्टर और अ बल्ब, then the current will not only change in magnitude but also change in direction. मतलब करंट का डायरेक्शन देखो, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज भी हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा है, और मतलब करंट बार बार चेंज होगा डायरेक्शन में, एंड नॉट ओनली इन डायरेक्शन बट ऑल्सो इन मैग्नीट्यूड. तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरफ का ग्राफ आएगा. ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं AC वोल्टेज, जो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वो माइनस में है, नेगेटिव है, और उसके बाद में नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, फिर वापस जीरो होके पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है. सो दैट मीन्स इट नॉट ओनली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो चेंजेस इन डायरेक्शन. तो इस तरह के वोल्टेज को हम बोलते हैं AC वोल्टेज. अब देखते हैं DC वोल्टेज क्या होता है. DC वोल्टेज मतलब क्या होता है कि अगर एक बार वो 5 वोल्ट है तो वो हमेशा 5 वोल्ट ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आई मीन टू से दैट, लेट्स से दैट ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट, तो ये हमेशा +5 वोल्ट ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा. और आपको अगर DC वोल्टेज चाहिए तो आपको बैटरी लेना पड़ेगा. बैटरी ऑलवेज गिव्स DC वोल्टेज. और AC वोल्टेज का देखो क्या होता है. अगर ये समझो 5 वोल्ट का AC वोल्टेज है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, पीक वैल्यू 5 वोल्ट है, तो ये बार बार फ्लक्चुएट होगा बिटवीन +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट. सो इट विल नॉट ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC वोल्टेज, जो आप शायद AC सर्किट्स में भी पढ़ चुके होंगे, राइट. एंड दिस इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. DC इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इसका एक टर्मिनल हमेशा प्लस होगा, एक टर्मिनल हमेशा माइनस होगा. AC is always represented like this by drawing a sinusoidal wave. So this is how you represent a DC voltage and a AC voltage. Let us learn how to convert AC voltage to DC voltage. देखते हैं AC voltage को DC voltage में कैसे convert करते हैं. मतलब इस तरह का voltage, this is called as AC voltage, इसको हमको DC बनाना है like this. So how do you convert a AC voltage into a DC voltage? So let us try to understand what are the steps involved और कैसे हम ये सब कर सकते हैं. So in order to convert a AC voltage into a DC voltage, there are actually lot of steps involved. पहले तो आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा. अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखो ये ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को कम करेगा या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, या वो कुछ भी नहीं करेगा और आइसोलेशन देगा. वो सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे. दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगा और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा, राइट. So what is done, first we use a transformer to get the voltage at a desired value. मतलब हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो लगभग 230 वोल्ट RMS होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है. 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में 50 बार ऐसे फ्लक्चुएट होता है वो. अच्छा, फिर इसको हम प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी टर्मिनल्स के अक्रॉस. और फिर सेकेंडरी का जो भी आउटपुट आएगा, उस सेकेंडरी में हमको जो भी डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो हम अकॉर्डिंग टू टर्न्स रेशियो मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज दिस आउटपुट इज फेड टू अ डायोड. दिस आउटपुट इज फेड टू अ डायोड. और डायोड क्या करता है, देखो डायोड कन्वर्ट्स AC वोल्टेज. देखो ट्रांसफार्मर विल कीप AC एज AC ओनली. वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा कर सकता है बट वो AC को AC ही रखेगा. रेक्टिफायर, व्हाट रेक्टिफायर विल डू, रेक्टिफायर विल वाइप ऑफ द नेगेटिव साइकिल. रेक्टिफायर नेगेटिव साइकिल को वाइप ऑफ कर देगा. मतलब अगर आपका सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल से, तो नेगेटिव साइकिल्स चले जाएंगे और आपका आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, राइट, एज इट इज़ शोन इन फिगर B. अब ये DC तो नहीं है, क्योंकि DC वोल्टेज कैसा था आप ऑलरेडी देख चुके हो. DC वोल्टेज मीन्स द वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट. अब इसको DC वोल्टेज नहीं बोला जा सकता बिकॉज ये तो पल्स के फॉर्म में है, तो ये DC वोल्टेज तो नहीं है. सो टू मेक इट
हाँ, बट डेफिनेटली नेगेटिव साइकिल चला गया है तो इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, डीसी इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इसको पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको फिल्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं। फिल्टर सर्किट मतलब एक कैपेसिटिव सर्किट हो सकता है या इंडक्टिव सर्किट हो सकता है। खैर हमारे सिलेबस में सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है तो हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम इस आउटपुट को जो फिगर बी में आप देख रहे हो, इसको जब हम फिल्टर के थ्रू पास करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी भी ये प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो उसके बाद हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर को फीड करते हैं एंड वोल्टेज रेगुलेटर विल मेक इज प्रॉपर डीसी वोल्टेज। सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। मतलब अगर आपको एसी वोल्टेज को प्योर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप 1 है, आपको रेक्टिफायर यूज़ करना पड़ेगा। स्टेप 2 है, उसके बाद में फिल्टर सर्किट है और उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेटर है। ये वोल्टेज रेगुलेटर वाला पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए, बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक जीनर डायोड को सिलेबस से निकाल दिया गया है और जीनर डायोड ही वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। तो इस साल तुम सिर्फ 2 चीज़ पढ़ोगे, एक तो रेक्टिफायर के बारे में पढ़ोगे और एक फिल्टर के बारे में पढ़ोगे, राइट। सो लेट अस लर्न हाउ टू कन्वर्ट or how diode can be used as a rectifier. How diode can be used as a rectifier. So what is a rectifier? A rectifier is a device which converts AC voltage into pulsating DC. Pulsating DC means DC in the form of pulses. तो देखते हैं rectifier क्या हो। The conversion of AC voltage to DC voltage. DC voltage नहीं बोलना चाहिए, pulsating DC voltage, क्योंकि प्योर DC थोड़ी बनता है, राइट। रेक्टिफाई करने से क्या होता है, AC becomes DC, राइट। So the conversion of AC voltage into a DC voltage is called as rectification. A electronic circuit which rectifies AC voltage is called as a rectifier. There are 2 types of rectifier circuits. 2 तरह के rectifier circuits होते हैं, एक को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर और एक को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो आई विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप देख सकते हो ये सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर की। ये एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ से यहाँ तक ये एक ट्रांसफार्मर है। ओके, दिस इज़ अ ट्रांसफार्मर एंड हम बोल सकते हैं कि P1 P2 आर प्राइमरी टर्मिनल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड S1 S2 आर सेकेंडरी टर्मिनल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जिस AC वोल्टेज को हमको रेक्टिफाई करना है दैट वी विल कनेक्ट अक्रॉस द प्राइमरी टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर एज शोन इन द फिगर। मतलब जिस AC वोल्टेज को हमको पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना है उसको हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर के अक्रॉस। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी विल यूज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो हमारे डिवाइसेस है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, मैक्स टू मैक्स, राइट। और जो हमारे घर में वोल्टेज आता है वो होता है 230 वोल्ट। तो हमको 230 वोल्ट AC की ज़रूरत नहीं है, हमको तो कम वोल्टेज की ज़रूरत है, राइट। तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ करेंगे, बिकॉज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डोंट रिक्वायर हाई वोल्टेजेस। तो आप याद रखना, मोस्ट ऑफ, आप देख भी लो इस डायग्राम में कि प्राइमरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अपने आप आपको पता चलेगा कि ये तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। The AC voltage which is to be converted into pulsating DC or which is to be rectified is connected between the primary terminals of the transformer. Then the secondary terminal S1 is connected to the P side. देखो ये P side है डायोड का, ये वाला जो साइड है ये P side है। The secondary terminal S1 is connected to the P side of the diode and the N side of the diode is connected to the terminal S2. ये N side है। The N side is connected to the terminal S2 थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। मतलब डायरेक्टली थोड़ी कनेक्टेड है S2 के साथ N साइड, बीच में एक लोड रेजिस्टेंस है। अब लोड रेजिस्टेंस मतलब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिले उसे हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे फ़ैन, टीवी, ये सब लोड रेजिस्टेंस है। जहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिले उसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। बल्ब भी हो सकता है, जहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट मिले वो लोड है। तो ये सर्किट डायग्राम की अरेंजमेंट है, दैट इज the AC voltage which is to be rectified is connected between the primary terminals of the transformer. The secondary terminal S1 is connected to the P side of the diode. The N side of the diode is connected to the terminal S2 through the load resistance RL. अब होता क्या है देखो, अब देखेंगे कि 2 साइकिल होंगे। देखो AC वोल्टेज हमारा ऐसा होता है कुछ, अगर आपको याद हो तो AC वोल्टेज ऐसा होगा,
दिस इज़ हाउ द AC वोल्टेज इज़। तो AC वोल्टेज में 2 साइकिल होंगे। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये जो नीचे वाला लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब क्या होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल S1 विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड S2 विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। अब S1 प्लस है तो P साइड प्लस है, और अगर S2 माइनस है तो N साइड माइनस है। मतलब कनेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N साइड। और इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करेगा। अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट इस तरह से फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में S1 विल बिकम माइनस। अब ये जो S1 था वो माइनस हो जाएगा एंड S2 विल बिकम प्लस। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल S1 विल बिकम माइनस एंड S2 विल बिकम प्लस। तो होगा क्या कि ये जो P साइड था वो नेगेटिव हो गया और जो N साइड था वो पॉजिटिव हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर P साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड N साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। और अगर रिवर्स बायसिंग होगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ओके। कंडक्ट नहीं करेगा मतलब वो जो माइनॉरिटी करंट है हम उसको ज़ीरो मान के चल रहे हैं। आप जानते होंगे, अगर आपने बायसिंग पढ़ा होगा तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट काफ़ी अच्छा खासा होता है, रिवर्स बायसिंग में भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है जिसको हम इग्नोर करके चलेंगे। हम आइडियल डायोड मान लेते हैं और इग्नोर कर लेते हैं उसको। तो मैं बोल सकता हूँ कि ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग देयर इज़ नो करंट। सो इधर कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि करंट नहीं है। और हम जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट अब इसमें आया ही नहीं रेजिस्टेंस में, इसमें करंट ज़ीरो है, इसमें I इक्वल टू ज़ीरो। और हम जानते हैं कि V आउटपुट इज़ नथिंग बट I इंटू RL, ठीक है। अब I ज़ीरो है तो V ज़ीरो है, तो नो आउटपुट हैज़ कम अप, यू नो। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D विल कंडक्ट एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D विल नॉट कंडक्ट। तो हमको आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका तो कुछ ऐसा दिखेगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आउटपुट है लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि हमको आउटपुट सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता है। इसलिए इस तरह के रेक्टिफायर को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ इसको। देखो ये जो आउटपुट मिला है हमको, ये प्योर डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी और डीसी इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। मतलब आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी और इट हैज़ गॉट रिपल्स ऑन इट। तो हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। व्हाट इज़ रिपल फैक्टर? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ AC component of the current to the DC component. It is defined as a ratio of AC component of the current to the DC component। और हम चाहते हैं कि रिपल्स जितने कम हो उतने अच्छे होंगे, क्योंकि हमको तो प्योर स्ट्रेट लाइन चाहिए था, DC चाहिए था प्योर। तो रिपल फैक्टर का रेशियो है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ AC component टू दैट ऑफ द DC component। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको याद रखना है, बाय हार्ट करना है कि इस रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 1.21। मतलब इसमें AC कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा होता है या रेक्टिफिकेशन थोड़ा कम होता है। एक्चुअली रिपल फैक्टर इज़ अ मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर। अगर रिपल फैक्टर ज़्यादा है इसका मतलब अच्छे से रेक्टिफाई नहीं हुआ। आपका जो जो DC वोल्टेज था वो बहुत ही कम पोर्शन में है एज़ कम्पेयर टू AC। योर आउटपुट इज़ अ मिक्स ऑफ AC एंड DC। तो आपको ये मत पूछना कि सर रिपल फैक्टर का आंसर 1.21 कैसे आया। देखो ये सब आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आप एकदम इन डेप्थ एनालिसिस में पढ़ोगे। एक सब्जेक्ट होगा आपके पास BEE बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप एकदम डेप्थ में पढ़ोगे। फिलहाल सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1 से भी ज़्यादा होता है, 1.21 होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इतना अच्छे से रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, करेक्ट है। मतलब AC कंपोनेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द DC कंपोनेंट। इसके अलावा आपको और भी कुछ याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस। द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज नथिंग बट इक्वल टू 40.6%। 40.6%। देखो मैंने वैल्यू लिखी है ये। और एफिशिएंसी परसेंटेज की सबको फॉर्मूला तो मालूम ही है, P आउट अपॉन P इन इंटू 100। और एक बात याद रखना कि एक साइकिल के लिए एक आउटपुट मिला, मतलब
जब इधर इसने AC ने जब इनपुट सिग्नल ने एक साइकिल कंप्लीट किया तो हमको एक ही पल्स मिला ना, करेक्ट है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, इसलिए आप डायरेक्ट ये सब वैल्यूज़ याद रखना, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट इज कॉल्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो लेट अस सी व्हाट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। A full wave rectifier, in a full wave rectifier, the AC voltage which is to be rectified or which is to be converted into DC is connected between the primary terminals P1 P2 of a transformer, P1 P2 of a transformer and अच्छा, अब ये ट्रांसफार्मर भी थोड़ा अलग टाइप का ट्रांसफार्मर है, मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रांसफार्मर का नाम है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि इसके सेकेंडरी में क्या होता है ना, 3 पिन होते हैं। सेकेंडरी में 3 पिन होते हैं, एक सेंटर में भी एक्स्ट्रा पिन होता है, राइट। तो इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नाउ द AC voltage which is to be converted to DC is connected to the primary terminals of the transformer. The secondary terminal S1, you can say that secondary terminal S1 and S2 they are connected to P sides of the diode। S1 और S2 देखो इधर कनेक्टेड है, इधर मतलब ये P साइड्स है डायोड के, दे आर कनेक्टेड टू द P साइड्स ऑफ द डायोड, डायोड के P साइड्स में कनेक्टेड है। द N साइड्स ऑफ द डायोड आर जॉइन टुगेदर, N साइड्स को एक साथ जॉइन करते हैं और जो कॉमन जंक्शन है दोनों का दैट इज कनेक्टेड टू द सेंटर टैप, वो बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सर्किट डायग्राम। द सर्किट डायग्राम इज लाइक दिस। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। द AC वोल्टेज विच इज टू बी रेक्टिफाइड, विच इज टू बी चेंज्ड, इज कनेक्टेड बिटवीन द प्राइमरी टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर and the secondary terminals S1 and S2 are connected to the P side. The N sides are connected to each other and their common junction is connected to the center tap through the load resistance RL। अब देखते हैं होगा क्या इसमें, ठीक है। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता ये है कि S1 एज यूजुअल प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप S1 विल बिकम प्लस एंड S2 विल बिकम माइनस, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो ये जो डायोड है इसका P साइड प्लस हो गया, तो डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 विल बी ऑन और वो कंडक्ट करेगा। तो इसका करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, ऐसे। फिर देखो, अच्छा ये सेकेंड वाले डायोड के बारे में भी देख लो। सेकेंड वाले डायोड का P साइड जो है वो नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो इट इज़ एज गुड एज रिवर्स बायसिंग, क्योंकि डायोड D2 रिवर्स बायसिंग है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये जो करंट है ना ये उल्टा नहीं जा सकता डायोड में, तो ये पूरा का पूरा करंट जो भी है, फॉर एग्जांपल I1 है, तो ये पूरा का पूरा I1 यहाँ से आगे जाएगा और लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, ठीक है। This is what happens during positive half cycle. So during positive half cycle D1 is forward biased but D2 is reverse biased. So D1 will conduct and D2 will remain off. तो जो भी हमको करंट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस में दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ D1, उसके लिए सिर्फ D1 जिम्मेदार है, राइट। अच्छा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में S1 हो जाएगा माइनस और S2 हो जाएगा प्लस। तो हम बोल सकते हैं कि S1 इज कनेक्टेड, देखो माइनस इज कनेक्टेड टू द P साइड, माइनस इज कनेक्टेड टू द P साइड ऑफ द डायोड एंड प्लस इज कनेक्टेड टू द P साइड ऑफ डायोड D2। तो अगर आप डायोड D1 को देखो तो P साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोलैरिटी, तो ये होगा रिवर्स बायस्ड, तो ये डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन डायोड D2 को आप देखो तो डायोड D2 का जो P साइड है वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो डायोड D2 कंडक्ट करेगा और इसमें से करंट फ्लो होगा ऐसे। लेटर से ये करंट को मैं I1 ही लिखता हूँ, ओके। और बाद में ये उल्टा नहीं जा सकता D1 में क्योंकि D1 कंडक्ट नहीं कर रहा, तो फाइनली ये करंट ऐसे गया फ्रॉम Q टू R। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम Q टू R और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम Q टू R। सो बोथ द टाइम्स वेदर इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन द लोड रेजिस्टेंस। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, मतलब जो वेवफॉर्म्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, ऊपर की तरफ ही होंगे क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ऐसा नहीं हुआ AC की तरह कि एक बार क्लॉकवाइज फ्लो हुआ तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज, नो,
आउटपुट रेजिस्टेंस में या लोड रेजिस्टेंस में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 विल कंडक्ट और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 विल कंडक्ट। मतलब हर बार आपको आउटपुट मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, बिकॉज यू गेट द आउटपुट ड्यूरिंग बोथ द साइकिल्स, हेंस दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसने आउटपुट दोनों बार दी है, डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और ऑफकोर्स इसमें रिपल्स भी कम होते हैं। अब वो रिपल फैक्टर की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें रिपल फैक्टर की वैल्यू है 0.48, एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 81.2 और एक साइकिल में हमको 2 बार पॉजिटिव कर्व्स मिले। मतलब हमारे एसी सिग्नल ने एक साइकिल कंप्लीट किया तो हमको कितने कर्व्स मिले, डीसी के 2 मिले, राइट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट। तो ये सब बात आपको याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो थैंक